कल बल्कि अल्कोहल फिनोल के अलावा भी जो हो सकता है हो जाए, ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड हम 2-3 दिन में अपनी बाकी चीज़ें रिमेनिंग पूरी करें, क्योंकि बहुत लंबा हो गया ये सब कुछ। ठीक है, और कंप्लीट होके जो है वो हम टेस्ट की तरफ जाएं। भाई अल्कोहल्स के बाद एक और बात याद रखनी है, RSH, दे आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इन्हें? थायोल ग्रुप। ठीक है, ये हैं थायोल्स। ठीक है, और थायोल्स क्या है? सल्फर एनालॉग्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के सल्फर एनालॉग, इन्हें थायोल्स कहेंगे, थायो अल्कोहल्स भी इन्हें कहेंगे। ठीक है, इनका इसके अलावा क्या नाम है? इन्हें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं, इन्हें हम थायोल्स कहेंगे, इन्हें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड्स कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इन्हें कहते हैं मरकैप्टान्स या मरकैप्टो, मरकैप्टान्स या मरकैप्टो। SH ग्रुप को कहेंगे थायोल ग्रुप या मरकैप्टो ग्रुप। ठीक है, या सल्फ हाइड्राइल ग्रुप। ठीक है, इन्हें मरकैप्टान्स क्यों कहते हैं भाई? ये जो इनका नाम है मरकैप्टान या मरकैप्टो ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए क्यों रखा गया। भाई इन्हें मरकैप्टान या मरकैप्टो ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब मरकरी के साथ, मर्क्यूरिक काइन के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो मर्क्यूरिक सल्फाइड बनता है। ठीक है, और मर्क्यूरिक सल्फाइड इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, इसलिए इन्हें मरकैप्टान्स कहा जाता है। मर्क्यूरियम कैप्टान्स मीन मर्करी कैचिंग कंपाउंड। मरकैप्टान का मतलब है मर्करी कैचिंग। ये मर्करी के साथ जो SH ग्रुप है, जब इसका मरकरी के साथ रिएक्शन कराएं, मर्क्यूरिक आयन के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाता है, इनसॉल्युबल सल्फाइड होता है, इसलिए इन्हें मरकैप्टान कहते हैं। ठीक है, CH3SH पहला मेंबर इसका गैस है, मीथेन थायोल इज अ गैस। इथेन थायोल और उससे हायर वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, इनका रिपल्सिव ऑर्डर है, नापसंदीदा खुशबू होती है इनकी और बहुत तेज होती है। ठीक है, और जो मीथेन थायोल है इसमें CH3SH, ये और इथेन थायोल, ये दोनों ऐड किए जाते हैं नेचुरल गैस में। ये जो नेचुरल गैस है मीथेन गैस इज ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, मीथेन गैस कैसी गैस है? ऑर्डरलेस गैस है। तो जो स्मेल आ रही होती है वो मीथेन थायोल या इथेन थायोल की होती है। और ट्रेसेस में ऐड किया जाता है वेरी स्मॉल अमाउंट, जिसकी इतनी ज़्यादा स्मेल होती है। और क्यों किया जाता है? टू डिटेक्ट लीक डिटेक्शन का पता चले बाय स्मेल, अदरवाइज मीथेन कहीं से लीक होगी तो हमें पता नहीं चलेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थायोल्स आर लोअर देन अल्कोहल्स। इसकी वजह क्या होती है? अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि सल्फर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, से दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन एथेनॉल एंड ईथर, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। ये हैं हमारे पास थायोल्स की कुछ बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, CH3SH हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, सल्फर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इसकी जगह आ जाएगा ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा इसके मुकाबले में। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब फिनोल्स पे आ जाते हैं। फिनोल्स की कुछ बातें कल हमने डिस्कस की थी, फिनोल्स की रिमेनिंग बातें। ठीक है, हमें मालूम है OH ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल की तरह इसमें मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है,
नेमिंग की बात करेंगे तो हम अटैच ग्रुप का नाम लिख देंगे साथ वर्ड नेम ऑफ फिनोल के। अगर मैं कहता हूं ये है तो ये क्या हो जाएगा, मेटाक्लोरोफिनोल। भी नजर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मेटाक्लोरोफिनोल हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास हो OH C2H5 तो ये क्या हो जाएगा, मेटा इथाइल फिनोल। कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, हम फिनोल वर्ड के साथ ऑर्थो मेटा पैरा उसकी पोजीशन ऐड कर देंगे फिनोल के लिए। अगर हम आयुपैक नेम पे आएंगे तो ये पोजीशन को हम नंबर से बदल लेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास फिनोल है मैं पेरेंट नेम फिनोल का ही यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर Br अटैच है तो मैं मेटा ब्रोमो के बजाय इसे 3 ब्रोमोफिनोल कहूंगा। ठीक है, तो ये इनकी नेमिंग का तरीका है। कुछ फिनोल्स के आपको नाम मालूम होने चाहिए, वैसे पहले मैं वो बता चुका हूं लेकिन एक मर्तबा फिर शेयर हो जाएं, क्योंकि ये मैं वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं। अगर 2 OH डाईहाइड्रिक फिनोल है और 2 OH ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हैं तो इट इज कैच कोल। कॉल्ड कैटिकोल। ठीक है, कैटिकोल 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन होगी या ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल होगा। अगर यही मेटा पे अटैच होते हैं तो रिजॉर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, और अगर ये पैरा पे अटैच होते हैं तो इसे हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर फिनोल के साथ CH3 ग्रुप अटैच हो, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड क्रीसोल। अब ये ऑर्थोक्रीसोल है, मेटा भी हो सकता है पैरा भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर फिनोल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होगा ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ये इसे सेलिस। कहेंगे सैलिसैलिक एसिड। ठीक है, सैलिसैलिक एसिड। और अगर मैं इस एसिड की जगह एल्डिहाइड कर देता हूं ना तो इसे सैलिसैल्डिहाइड कह देते हैं। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसैलिक एसिड, तो ये हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। ठीक हो गया। इसी तरह फिनोल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनोल का अपना नाम कार्बोलिक एसिड है, और फिनोल के ऊपर अगर अटैच होते हैं 3 नाइट्रो ग्रुप पिकनिक एसिड। तो इट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। जब ये 2, 4, 6 पोजीशन पे होते हैं तो ये पिक्रिक एसिड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। हमें मालूम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड तमाम कार्बन है बेंजीन के, उनकी ज्योमेट्री वो सब चीज़ें वही हैं जो कि हमारे पास पहले बेंजीन की हैं। ठीक है, 120 का एंगल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर बेंजीन रिंग, उनमें कोई फर्क नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये जो बेंजीन का और ऑक्सीजन का ये जो एंगल है ये हमें मालूम है 109.5 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिड। ये ऑक्सीजन sp3 है, ये सारे कार्बन sp2 हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जब हम आएंगे, फिनोल इज अ कलरलेस लिक्विड। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, कलरलेस लिक्विड होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, 4 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ड्यू टू, और मतलब कि एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स। ठीक है, लिक्विड नहीं है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई है, क्योंकि स्लाइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वजह क्या होगी? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 4 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 समथिंग होता है, 120, 128। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी बनाता है भाई? ये
OH तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये बेंजीन नॉन पोलर है जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो इस वजह से एज इफेक्टिव एज अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल्स की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बल्कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन है जरूर है। तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत हाई सॉल्युबिलिटी नहीं होगी लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी फिनोल का जो है एलिफेटिक अल्कोहल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर में मैस, क्योंकि हमें मालूम है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस बढ़ेगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे उसका भी इफेक्ट आएगा। इट इज अ टॉक्सिक, ये टॉक्सिक होता है, कॉज पेनफुल ब्लिस्टर्स, ठीक है, एंटीसेप्टिक जर्मिसाइड के तौर पे यूज होता है, ठीक है। अच्छा, सर लेकिन बुक में तो लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोल की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। फिनोल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या ज़्यादा लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग होती है सर, लिखा हुआ है ड्यू टू। ये जब अल्कोहल्स अगर सेम मोलर मैस की अल्कोहल के साथ कंपेयर ये करेंगे, सर सेम ठीक मोलर है, मास का अदरवाइज लिखा हुआ है। नहीं। ठीक इसकी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो लेस है देन लोअर अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल्स के मुकाबले में इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो है वो बेंजीन रिंग जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो कि वाटर के साथ मिसिबल ही नहीं होता, बेंजीन वाटर के साथ अलहदा लेयर बनाती है, तो इसकी जी। सॉलिबिलिटी लोअर अल्कोहल्स की तरह नहीं होगी, लेकिन हायर अल्कोहल जो है वो वाटर में ज़्यादा सॉलिबल होंगी एज कम्पेयर टू फिनोल, ठीक है, तो इस वजह से ठीक है। उनसे बेहतर होगी। लोअर अल्कोहल से कंपेयर करूंगा तो वैसे नहीं होगी, ठीक है। जी। अच्छा, अगर हम फिनोल को वाटर में ऐड करेंगे, भाई ये पार्शली सॉल्युबल है, ठीक है, तो इसकी जो लेयर होगी लिक्विड फिनोल उसमें 5% वाटर अगर ऐड करें तो इसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं, मैंने पीछे कहा इट इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, ठीक है। और ये डिसइंफेक्टेंट जर्मीसाइड के तौर पे यूज होता है, ये बात आपको पता है, 5% वाटर एंड फिनोल, ठीक है, इट इज जर्मीसाइड, इसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं और ये जर्मीसाइड है। अब फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, phenols are acidic, better acid than alcohol, more acidic than alcohols, अल्कोहल से ज्यादा अच्छा एसिड होगा ये, क्यों, अल्कोहल, सर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो हाँ, रही है इसमें। अल्कोहल जब H पॉजिटिव देगा तो ये बनाएगा RO नेगेटिव, अल्कोक्साइड आइन, और जब फिनोल हाइड्रोजन दे देगी तो फिनोल बनाएगी फेनॉक्साइड आइन, फिनॉक्साइड आयन। इसने जब H पॉजिटिव दिया -H पॉजिटिव बनने वाला है फेनॉक्साइड आइन, फेनॉक्साइड आइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा आइन है, फेनॉक्साइड आइन मतलब ये ज्यादा अच्छा एसिड है, ठीक है। तो इसके अच्छा एसिड होने की वजह क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आइन। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है, भाई सीधी बात नहीं, फिनोल की एसिडिटी का कंपैरिजन, अगर मेरे पास फिनोल है, अगर मेरे पास ऑर्थो अमाइनो फिनोल है, मेरे पास पैरा नाइट्रोफिनोल है, और मेरे पास मेटा नाइट्रोफिनोल है, विच वन इज मोर एसिडिक एंड वाई। चूज इन ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग क्या चीज? हाईएस्ट, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग। दो बता दें, कोई सा बता दें, डिक्रीजिंग बता दें, इंक्रीजिंग बता दें, अरेंज तो यही करना है ना कि या लोअर से हायर या हायर से लोअर। इनमें से विच वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड? ए बी सी डी, मैंने 4 नाम दे देता हूँ। एक ए है, दूसरा बी है, सी है, डी है। ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? बीटा बी सर चार्ली। और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फेनोक्साइडाइन का, दूसरा है पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। और हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसको मोर एसिडिक करेगा, इसको मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा OH को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी। अब जो डोनेटिंग ग्रुप होगा अगर वो ऑर्थो और पैरा पे होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इसको, क्योंकि ऑर्थो पे जब होता है तो इसे इलेक्ट्रॉन रिच करेगा ऑर्थो पोजीशन को, और अपनी पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच करता है डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इन्हें इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो ये आसानी से H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। ठीक है, एक वजह। जब विड्रॉइंग ग्रुप होगा और वो मेटा पोजीशन पे होगा, तो भाई मेटा पोजीशन क्या करता है, मेटा पे विड्रॉइंग ग्रुप क्या इफेक्ट लाता है? मेटा पे जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है, विड्रॉइंग ग्रुप अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करता है। सर जो ऑर्थो मतलब जो मेटा के ऊपर होता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड अपनी तरफ खींच लेता है ना? नहीं, सारा नहीं, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन का। यस सर। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, अगर वीडियो लेक्चर में आपने देखा हो, जिस वक्त बेंजीन पड़ा था और उसका जो है वो ओरिएंटेशन इफेक्ट पड़ा था, तो मैंने कहा था डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप मेटा को रिच नहीं करेगा बल्कि ऑर्थो और पैरा को डेफिशिएंट करेगा। इस वजह से रिएक्शन मेटा पे हो जाएगा। ठीक है, तो विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा को डेफिशिएंट करेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब विड्रॉइंग ग्रुप खुद ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, ये मेटा पे अटैच था, इसने अपने मेटा पे कोई फर्क नहीं डाला। जब ये पैरा पे अटैच है तो ये इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, अपनी ऑर्थो को और पैरा को, और पैरा पे OH अटैच है इसलिए ये इसकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। दूसरी वजह होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा पे नाइट्रो जब अपना ये हाइड्रोजन दे देगा एसिड, जब ऑर्थो पे नाइट्रो आएगा तो OH, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और जब इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया अब ये इंटरलॉक हो गया इनके दरमियान में। अब आसानी से बेस इसे नहीं निकाल सकती, ये आसानी से अपना H पॉजिटिव नहीं देगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड H पॉजिटिव आयन है। तो ये ऑर्थो वाला जो है वो, ऑर्थो वाला ये भी लेस एसिडिक होगा पैरा के मुकाबले में। इनमें से ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, डोनेटिंग ग्रुप कम करेगा, ये नॉर्मल है, ये ज्यादा है। लेकिन अगर ये और ऑर्थो हो तो फिर पैरा मोर एसिडिक ऑर्थो से, क्योंकि ऑर्थो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर कहेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनोल। अब फिनोल इतनी एसिडिक है कि इट रिएक्ट विद अल्कली।
जबकि हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं दे डज नॉट रिएक्ट विद अल्कली। ये सोडियम फेनोक्साइड बनाएगा प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एक बेस बनेगी और सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा बेस के साथ। जबकि अल्कोहल ऐसा रिएक्शन नहीं करते, अल्कोहल अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। ठीक है, ये बात याद रखनी है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के मेथड हैं भाई। फिनॉल को हम बना सकते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाते हैं ये तो आपको पता ही होगा। NaOH से रिएक्शन कराएं, ठीक है, पहले सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन होता है, सोडियम फेनोक्साइड बनता है ONA, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, ये जो है वो सोडियम फेनोक्साइड HCl के साथ या किसी भी एसिड के साथ H पॉजिटिव ले लेगा, फिनॉल बन जाएगी, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ। ये हमारे पास एक तरीका है फिनॉल को बनाने का। दूसरा बहुत मशहूर मेथड जो आपको नाम से याद रखना है वो है डाउ प्रोसेस या डाउस प्रोसेस। डाउस मेथड है क्लोरोबेंजीन से। याद रखना है इन डाउस प्रोसेस क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस NaOH। क्लोरोबेंजीन का NaOH से रिएक्शन करते हैं जिससे सोडियम फेनोक्साइड बनता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, वो H नेगेटिव यहाँ से इसको डिस्प्लेस करता है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है भाई? फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पे अटैच होता है तो ये इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। 350 डिग्री सेल्सियस 1 ATM सोडियम फेनोक्साइड प्लस HCl, ये बनेगा हमारे पास। अब इसका भी वही करें, HCl के साथ रिएक्शन करवाएं, सोडियम फेनोक्साइड यहाँ से क्या लेगा, H पॉजिटिव आयन लेगा और चेंज हो जाएगा किस में, फिनोल में। लेकिन याद रखना है डाउस मेथड में 10% NaOH 350 डिग्री सेल्सियस 150 ATM टेम्परेचर यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्यूमीन की ऑक्सीडेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और क्यूमीन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। भाई क्यूमीन क्या चीज है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, हाँ जी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहेंगे जब इसकी एयर ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो ये बनाती है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का मतलब हाँ जी, ये नहीं, CH3 इधर हो जाएगा OOH, ये पर ऑक्साइड है, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड कहेंगे इसको, ठीक है, पर ऑक्साइड बन गया। अब ये पर ऑक्साइड जब HCl के साथ ट्रीट होगा इन वाटर, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पर ऑक्साइड की हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास प्रोड्यूस होता है ये पार्ट, एसीटोन में कन्वर्ट फिनोल प्लस एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 मोल बनता है फिनोल का और दूसरा बनता है एसीटोन का, कीटोन का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने का रिएक्शन है। इसके अलावा एक चीज को हम कहते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट्स। डाईएजो कंपाउंड जहां में 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नाम ऐसा, जहां 2 नाइट्रोजन होंगे उसे हम कहेंगे डाईएजो कंपाउंड, ठीक है। डाईएजा मतलब होता है 2 नाइट्रोजन। अब अगर हम एनिलीन का रिएक्शन करवाएं, किसका, एनिलीन का, विद NaNO2 in HCl, NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, ये बनाता है नाइट्रस एसिड HNO2। तो यहाँ पे रिएक्शन करता है असल में HNO2 एनिलीन के साथ, ठीक है।
अब ये HNO3H2SO4 पहले नाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कर लेते हैं एनिलीन में। एनिलीन का NaNO2HCl के साथ रिएक्शन किया जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। यहाँ से बनेगा N2 पॉजिटिव और इसके साथ Cl नेगेटिव अटैच हो जाएगा। ये सॉल्ट है, ठीक है, इसे कहेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये हाईली रिएक्टिव है। मोटिवेशन क्या है? N2 स्टेबल मॉलिक्यूल निकलेगा। अगर इसके साथ कोई चीज रिएक्ट करे तो यहाँ से N2 नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, यहाँ से N2 नाइट्रोजन गैस निकाल देता है और इसका हाइड्रोजन Cl लेके HCl बना लेता है। तो यहाँ से बन जाता है फिनोल प्लस HCl प्लस N2 नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे बेंजीन के कुछ और रिएक्शन ऐड हो जाने चाहिए। हमें पता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, वो हमें मालूम है। इसी तरह अगर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन हो तो इसकी रिडक्शन 10HCl से होती है और नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होता है एनिलीन में NH2 में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो ये रिएक्शन है, ठीक है। अब फिनोल की रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिनोल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, किससे ज्यादा? बेंजीन से। लेस रिएक्टिव। फिनोल इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। और फिनोल के रिएक्शन दो वजह से हो सकते हैं, ड्यू टू OH ग्रुप और ड्यू टू बेंजीन रिंग। इसका मतलब है फिनोल के दो तरह के रिएक्शन होंगे। वो रिएक्शन जो अल्कोहल का रिएक्शन होता है वो भी फिनोल का रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन जो कि बेंजीन का रिएक्शन होता है वो रिएक्शन भी फिनोल का रिएक्शन होगा, ठीक है। बेंजीन रिंग की वजह से होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हमें मालूम है बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन होती है और इलेक्ट्रोफिलिक होती है। OH ग्रुप की वजह से कैसे रिएक्शन होंगे भाई? OH ग्रुप की वजह से ये ईथर बना सकता है, सॉल्ट बना सकता है, एस्टर बना सकता है, जो कि अल्कोहल के रिएक्शन होते हैं। अल्कोहल से ईथर बनता है, अल्कोहल से एस्टर बनते हैं, अल्कोहल से सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये वो भी बनाएगा, ठीक है। दूसरी बात, OH ग्रुप इंक्रीज रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है और ऐसे रिंग को हम कहते हैं एक्टिवेटेड रिंग। फिनोल इज एक्टिवेटेड रिंग। ये एक्टिवेटेड रिंग है जो कि बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। अब मैं इसमें नहीं जा रहा सारे रिएक्शन में, क्योंकि वो रिएक्शन आप बेंजीन के जो रिएक्शन है सारे अप्लाई कर लें, लेकिन हमें मालूम है बेंजीन रिएक्ट नहीं करता Br2 के साथ। एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं होता बेंजीन का। कब होता है? जब हम AlBr3 या FeBr3 कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगी। अगर ये नहीं होंगे नो रिएक्शन, बेंजीन का रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन फिनोल इतनी रिएक्टिव है कि इट रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन। ये एक्वस ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा। अगर हम 3 इक्विवेलेंट या एक्सिस यूज करेंगे तो फिनोल कन्वर्ट इनटू ट्राइब्रोमोफिनोल। हमें मालूम है OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, प्लस 3 मोल ऑफ HBr बनेंगे। अब ये ट्राइब्रोमोफिनोल के होते हैं वाइट PPT। क्या बनेंगे? वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड फिनोल, ठीक है। दूसरी बात, एक्वस ब्रोमीन से रिएक्ट जब करेगा तो इट डीकलराइज एक्वस ब्रोमीन। एक्वस ब्रोमीन का कलर भी गायब हो जाएगा, जैसे कि अल्कीन में होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन कंज्यूम हो जाएगी एक्वस 4E। तो ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश करेगा बिटवीन फिनोल एंड बेंजीन, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। अब इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, ठीक है। CS2 वगैरह, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड
या कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ये यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। और हमें अगर हम वन इक्विवेलेंट यूज करें तो हमें ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल मिलता है। ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है 15%, पैरा प्रोडक्ट बनता है 85%, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल मैं नहीं बता रहा, मुझे मालूम है, आपको पता है, नाइट्रेशन का रीजेंट भी पता है, ठीक है। HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी बेंजीन, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। फिनोल में सिर्फ फर्क ही आएगा, इट रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, ठीक है। तो इसका मतलब है फिनोल इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन बेंजीन। लेकिन अगर हम फिनोल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड से करवा दें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो तो हमारे ये, पास पिक्रिक एसिड बनेगा। हाँ, ये ट्राई नाइट्रोफिनोल बना लेता है। और ट्राई नाइट्रोफिनोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा ऑर्थो या पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप इसकी एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मेटा वाला कोई खास इफेक्ट नहीं लाता। तो यहाँ पे 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे 3 विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड में चेंज हो जाता है, और इस एसिड को कहते हैं पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। अब हमने कहा फिनोल इज एसिडिक, तो फिनोल एसिड का रिएक्शन देगा, और व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एसिड एंड मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो फिनोल प्लस मेटल सॉल्ट बनाएगा, एसिड का सॉल्ट बनता है। अगर HCl होगा तो सॉल्ट बनेगा Cl नेगेटिव आइन Na पॉजिटिव आइन का। अब यहाँ पे बनेगा फेनोक्साइड आइन और Na पॉजिटिव आइन का प्लस हाइड्रोजन गैस, 2 मोल का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो फिनोल ये रिएक्शन भी देगी, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन हो गया किसका? फिनोल का। इसी तरह फिनोल की ऑक्सीडेशन का एक रिएक्शन आपने याद रखना है, और वो क्या है? अगर हम फिनोल को ऑक्सीडाइज करें विद क्रोमियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, इट प्रोड्यूस बेंजोक्विनोन। ये ऑक्सीडाइज होके डाई कीटोन बनाता है। इस डाई कीटोन को हम बेंजोक्विनोन कहेंगे, और ये पैरा है, पैरा बेंजोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास फिनोल की सारी बातें। अब आपको इसके अलावा बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पता है आपको? ठीक है, और आपने रीड कर लेना है जो साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी वगैरह दिया हुआ है एंड पे, ठीक है, उसको ज़रा रीड कर लीजिएगा, आपको वो पता होना चाहिए। यहाँ पे फिनोल की बातें हो जाती हैं पूरी, ठीक है। सर आपने जो ये हमें ऑक्सीडेशन वाला पढ़ाया है, मतलब जिसमें ये ये जो रिएक्शन विद सोडियम मेटल आपने पढ़ाया, तो सर इसमें जो H2 गैस है बुक में इसके साथ एक अपवर्ड एरो बना हुआ है, उसका क्या मतलब इसका है? मतलब है इवॉल्व स्केप कर जाएगी रिएक्शन मिक्सचर में से। जब गैस है तो रिएक्शन मिक्सचर में से स्केप कर जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। इस एरो का मतलब जब कोई भी गैसियस रिएक्टेंट होता है ना, तो उसके साथ एरो लगा देते हैं, इसका मतलब होता है स्केप फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। जैसे ही बनेगी रिएक्शन मिक्सचर में से उड़ जाएगी और हवा में चली जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो फिनोल के चैप्टर में अगला टॉपिक है वो है ईथर्स का। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये 3 चीजें इकट्ठी थी, ठीक है। ईथर हम कहते हैं ROR, ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन। अब अगर दोनों कार्बन सेम हो तो भी ईथर हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों सेम होते हैं तो ऐसे ईथर को कहा जाता है सिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल। और अगर ये डिफरेंट होते हैं तो ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है।
ठीक है, ईथर्स को हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो तो सिमेट्रिकल ईथर, डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल ईथर। डाई मिथाइल ईथर सिमेट्रिकल है, इथाइल मिथाइल ईथर अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अब मैंने इसे इथाइल मिथाइल ईथर क्यों कहा है, मैंने इसे मिथाइल इथाइल क्यों नहीं कहा दूसरे को? अल्फाबेटिक ऑर्डर। हाँ, ईथर का जब हम नाम लिखेंगे तो राइट नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्काइल ग्रुप अल्फाबेटिकल लिखा जाता है, ये कॉमन नेम है। डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, अगर मैं दो बेंजीन के दरमियान ऑक्सीजन डालूं, ये फिनोल से बनेगा, डाई फिनाइल ईथर। डाइफिनाइल ईथर। ठीक है, इसे फिनाइल ईथर भी कह देते हैं। अगर एक फिनाइल होगा तो मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, जब हम ईथर का आयुपैक नेम लिखेंगे तो आर ओ ग्रुप, इसे कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप। जैसे ओ एच ग्रुप, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ओ आर को कहेंगे अल्कोक्सी। 1 मिनट होल्ड कीजिए। आमिर यार ये एसी तो 24-26 पे स्लो करो यार, सर्दी लग रही है। भाई डाई मिथाइल ईथर या हमने कहा डाइमिथाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, ये ईथर का नाम होगा। अगर डिफरेंट होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद हमने कहा ओ एच हाइड्रोक्सी होता है तो ओ आर अल्कोक्सी हो जाएगा। अब जब हम ईथर का नाम लिखें आयुपैक नेम, और मेरे पास ये ईथर है, कॉमन नेम क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, जब मैं आयुपैक नेम लिखूंगा तो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ले लूंगा और इसको एज अ ब्रांच ले लूंगा, और ये ब्रांच क्या कहलाएगी, अल्कोक्सी। तो ये CH3 होगा तो क्या हो जाएगी, मिथॉक्सी। और इस 2 कार्बन के अल्केन का नाम लिख दूंगा इथेन, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, अगर वो CH3O, CH, CH3 और CH3, तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, उस पे लगा हुआ है मिथॉक्सी, और लगा हुआ है मिथॉक्सीप्रोपेन। 2 कार्बन पे लगा हुआ है तो 2 मिथॉक्सी मिथॉक्सीप्रोपेन। प्रोपेन। प्रोपेन हो जाएगा। ये आयुपैक नेम का तरीका है। ईथर को हम बनाते कैसे हैं भाई, इसका सबसे आसान तरीका है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। हाँ, अगर हम अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराएं, अब ये टेम्परेचर के साथ अगर हम ये रिएक्शन 180 पे करते हैं तो अल्कीन बनती है, और अगर हम रिएक्शन कंट्रोल करके टेम्परेचर 140 रखें और अल्कोहल का तो ईथर रिएक्शन बनता है। करवाएं तो ईथर बनता है। और यहाँ पे 2 मोल रिएक्ट करेंगे, आपस में अटैच होंगे, CH3 CH2O, एक का O दूसरे का H और OH वाटर बना के निकल जाएगा और बाकी पार्ट यहाँ अटैच हो जाएगा। कंडीशन होती है सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट 140 डिग्री। अब याद रखना है टेम्परेचर इज 140 ईथर, टेम्परेचर 180 अल्कीन, अल्कीन। इथीन बनेगी इस केस में। ठीक है, आइडेंटिकल ग्रुप के साथ बना सकते हैं जनरली, वरना मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम दूसरा नाम देते हैं अल्कोहल कंडेंसेशन, क्योंकि कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें वाटर रिमूव रिलीज हो। होता है। हाँ, तो इसे अल्कोहल कंडेंसेशन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। भाई विलियमसन सिंथेसिस जो है ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बल्कि ये नहीं सॉरी, विलियमसन सिंथेसिस अल्काइल हैलाइड का नहीं, विलियमसन सिंथेसिस जो है वो हाँ अल्काइल हैलाइड और अल्का ऑक्साइड आयन का रिएक्शन है। पहले अल्कोहल को अल्का ऑक्साइड में चेंज करेंगे ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज हो जाए। OH प्लस सोडियम मेटल, ये बनाएगा सोडियम अल्का ऑक्साइड प्लस H2। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है,
तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ। आर एक्स ले लें, हमें मालूम है पार्शियल नेगेटिव हैलाइड पार्शियल पॉजिटिव, आर ओ नेगेटिव इधर अटैक करेगा, हेलोजन को निकाल देगा। ये हो जाएगा आर ओ आर प्लस NaX। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है अल्काइल हैलाइड की, और इससे हम कोई भी ईथर बना सकते हैं। हम जितने कार्बन का ईथर बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग अल्काइल चेन ले लें। अगर हम डिफरेंट बनाना चाहें तो अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड डिफरेंट ले लें। एक सेम एथेनॉल और इथाइल हैलाइड लूंगा तो डाइथाइल ईथर बनेगा। मेथानॉल और इथाइल हैलाइड लूंगा तो इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी ईथर बना सकते हैं डिफरेंट, ठीक है, और सेम, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। भाई ईथर के बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, ईथर वॉलेटाइल है, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाईली वॉलेटाइल लिक्विड्स। प्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है ईथर्स की। ठीक है, कलरलेस लिक्विड होते हैं। पेट्रोल जो गाड़ियों में यूज किया जाता है इसके अंदर भी ईथर मौजूद होता है, उसे पेट ईथर कहते हैं। हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड्स हैं ये। ठीक है, बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट है, अल्कोहल के मुकाबले में भी बहुत लो हैं। ठीक है, वजह यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती, दोनों तरफ कार्बन की चेन अटैच है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। लेस डेंस देन वाटर। ठीक है, वाटर से डेंसिटी इनकी कम है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, तो डेंसिटी कम होगी। इनसॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर के साथ ईथर अलहदा लेयर बनाएगा, इमिसिबल होता है। ठीक है, डिफरेंट लेयर बनाता है। सर फिनोल और ईथर आपस में मतलब सॉल्युबल है? फिनोल एंड ईथर पार्शियल सॉल्युबिलिटी आएगी शायद। अगर फिनोल ईथर सिस्टम हमने वहां पे पढ़े थे जब आपने लिक्विड्स को पढ़ा है, तो वहां पे हमने पढ़ा है फिनोल वाटर सिस्टम। ठीक है, और इस किस्म के जो है वो मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड, पार्शली मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल। ठीक है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ईथर की, चूंकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं बनाता, ठीक है, तो वाटर में तो ईथर बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन अगर इसको हम फिनोल के साथ मिक्स करें तो फिनोल और ईथर की सॉल्युबिलिटी आपस में स्लाइट सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि फिनोल के पास पार्शली मिसिबल होना चाहिए, इमिसिबल भी नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली भी नहीं होना चाहिए। सर ईथर की जो ऑक्सीजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ऑक्सीजन इज sp3। काउंट कर लें उसको, क्या चीज काउंट कर लें? लॉन पेयर काउंट कर लें और बॉन्ड काउंट कर लें। 2 लॉन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, और दो टोटल बॉन्ड्स 4 4 हो जाएगा ना, तो sp3। sp3 हाइब्रिड आ जाएगा ये। ठीक है, ईथर का सारा मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिड है अगर सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के तो। ठीक है, अब रिएक्टिविटी पे आ जाएं। ईथर बहुत स्टेबल होते हैं, दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन रिएक्शंस। रिएक्शन में सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वजह क्या होती है? सॉल्वेंट के तौर पे हर वो चीज़ यूज़ की जाएगी जो लेस रिएक्टिव होगी। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव हैं, आसानी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ईथर इज अ नॉन पोलर। ईथर नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि पोलैरिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, सॉरी, ये डायरेक्शन है, ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है लेकिन टू अपोजिट डायरेक्शन है। तो ओवरऑल बॉन्ड इज पोलर, ऑक्सीजन टू कार्बन बॉन्ड इज पोलर, बट ईथर मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ठीक है, मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर है, तो इसलिए ये सर इसकी रिएक्ट। नेट डाइपोल 0 होती है। नेट डाइपोल 0, हाँ बिल्कुल, इसका नेट डाइपोल 0 है, वैसे पोलर बॉन्ड है। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सिर्फ रिएक्ट करेगा, बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डाइल्यूट एसिड, बेस, इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं, इट रिएक्ट ओनली विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे तो ये प्रोटॉन लेगा ऑक्सीजन और इसका आयन बनेगा, ऑक्सोनियम आयन है, ठीक है, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाएगा। ये ऑक्सोनियम आयन इसके साथ HSO4 नेगेटिव अटैच हो जाएगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। क्लियर है बात? किसके साथ? कंसंट्रेटेड एसिड Strong के acid. साथ, हाँ, स्ट्रॉन्ग एंड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट और वीक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा। अब अगर हम हेलोजन एसिड की बात करें, HF, HCl, HBr एंड HI, विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? HI. HI। चाय HF में तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिगजैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हमने अभी पीछे बात की कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो फिर ये प्रोटॉन देना मुश्किल हो जाता है। तो HF बहुत वीक एसिड होता है, HCl उससे स्ट्रांग होता है। HI एक स्ट्रांग एसिड है, तो ईथर रिएक्ट विद HI, ये HI के साथ रिएक्ट करेंगे, CH3O, और यहाँ पे ये क्या होगा, जब ये HI के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो I नेगेटिव, सॉरी, पहले तो ये लेगा H पॉजिटिव, ये बनाएगा CH3OH, CH3O पॉजिटिव। अब ये जो I नेगेटिव होता है, ये I नेगेटिव किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा, इसे निकाल देता है। एक पार्ट हो जाएगा CH3I, दूसरा हो जाएगा CH3OH, ठीक है। तो अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, जो भी हो। तो ये HI के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? इसके अलावा जाहिर है ऐसी चीज के साथ रिएक्शन करेगा जो कि बहुत आसानी से रिएक्ट करती हो, हाईली रिएक्टिव हो, जैसे कि इसाइल हेलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये गुड लीविंग ग्रुप है, तो ईथर रिएक्ट यहाँ रिएक्शन करेगा, और जब यहाँ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से इसको निकाल देगा Cl को, और यहाँ से निकलेगा CH3 बाद में, तो ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके साथ रह जाएगा एक CH3 प्लस दूसरा बन जाएगा CH3Cl, ये Cl और ये CH3 हो जाएगा, तो एस्टर और अल्काइल हैलाइड बनाएगा, ठीक है। जिस वक्त ईथर का रिएक्शन होगा विद एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। ये हैं हमारे पास ईथर के रिएक्शंस या ईथर से मुतालिक कुछ चंद एक छोटी छोटी बातें।